जय हिंद स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अपने वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने फॉक्स मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वे ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है। समझो, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वो न्यूक्लियर डील करना चाहता है। अब तक जिस ईरान के साथ यूएसए का बनता भी नहीं था, अब उसी यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है और उन्होंने इसके तौर पे एक लेटर भी उनके प्रेसिडेंट को भेज दिया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। पहले मैं एज इट इज न्यूज़पेपर पढ़ के सुना देता हूँ। USA President Donald Trump said he aims to negotiate a deal with Iran regarding the latter's nuclear weapon program and has sent a letter to Iranian leadership expressing his hope for talks. Speaking in an interview with Fox Business Network aired on Friday, ये बोल रहा है कि कब फ्राइडे में जो फोक्स बिजनेस की नेटवर्क में हुआ था इंटरव्यू, ट्रम्प ने उसमें बोला था, देखिए, ईरान और यूएसए के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल है वो आज का नहीं है, वो अरसों से चला आ रहा है। यूएसए के व्यू पॉइंट से मिडिल ईस्ट, खास करके ईरान ऐसी पोजीशन पे लोकेटेड है जहां से यूरोप और इंडियन ओशन का एक्सेस बहुत ही अच्छी तरीके से इस कंट्री को मिलता है। तो अगर इस प्लेस में इनके पॉलिटिकल लीडर्स के कारण कोई भी ऊंच नीच होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एग्रेशन होता है, तो वो पूरा इफेक्ट करेगा उस रीजियन को, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट और इंडियन ओशन का पार्ट को। तो यहाँ का जो यूएस का डोमिनेंट व्यापार है, बिजनेस है, वो ठप हो सकता है। इसी कारण से यूएसए नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ईरान की कोई भी एक्स्ट्रा एग्रेशन की वजह से वो मिडिल ईस्ट रीजियन में ग्लोबल ट्रेड को कोई भी नुकसान हो। अगर ये होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत ही बुरा प्रभाव आ सकता है। लेकिन इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बीच उसके अंदर ईरान का आ जाना, ऑफिशियली वॉर में इन्वॉल्व हो जाना, यही चीज को दर्शाता है कि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने की तहत पे था। तभी फिर ये जाना जाता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है और ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी संकेत नहीं थी। अगर ईरान इस न्यूक्लियर वेपन को बनाने में सफल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में अरब और एक के बाद एक इस्लामिक कंट्रीज इस होड़ में लग जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा कियोस बन सकता है जो वर्ल्ड ट्रेड को बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर सकता है और इससे वर्ल्ड की इकोनॉमी उस रीजियन की वजह से पूरा का पूरा ठप पड़ सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा कंसर्न का चीज बन जाता है जिसके कारण ही यूएसए इतना टेंशन में आ गया है, क्योंकि बाय चांस अगर वहां पे कुछ बुरा हो जाता है तो यूएसए का पूरा ट्रेड रूट बिखर सकता है। अरे ये बोका, तुम चोरी छुपे मिसाइल बनाबे, न्यूक बनाबे, ये तो नहीं होवे। वहां पे अमेरिकन ट्रंप नाना बैठा है, वो डंडा लेकर तुमको थूड़ देगा। खुद के देश के ऊपर थोड़ा नजर दो ना बाबू, ऐसा वार खेलने में तुमको क्या मजा आता है। सुनो एक बात, 1000 बात की एक बात, ये जो तुम मसीहा बनने के फिराक में हो ना, किसी दिन एक लाल नीला मिसाइल आके सुलेमानी के जैसा टांगों के नीच बड़ा आके गिरेगा, कहीं तुम फूट जाओगे, कहीं तुम्हारा देश फूट जाएगा और कहीं तुम्हारा मसीहा बनने का सपना भी फूट जाएगा। जो लड़ रहा है उनको लड़ने दो, तुम बाबा अपने देश के ऊपर नजर दो। चले हैं सब मसीहा बनने। जोक्स अपार्ट, तो ट्रंप ने बोला कि वो ईरान को और उनके प्रेसिडेंट को रिटन में लेटर लिख चुके हैं, लेकिन एक बात, जब ये चीज़ उनको वेरीफाई किया गया तो यूएन से उनका एक टीम ने बोला कि नहीं, अब तक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आया है कि यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा कोई लेटर लिख के हमारे गवर्नमेंट के पास भेजा है। तो यहाँ पे दोनों
बातों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्या बोला एक बार अच्छी तरीके से देखो। उन्होंने बोला इफ ईरान डजंट नेगोशिएट इट विल बी वेरी अगली फॉर देम। ईरान कांट हैव न्यूक्स, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये अदर ऑप्शंस क्या है ये तो ट्रम्प जाके उनके कानों में बोलेगा, लेकिन ये जो अगली होने वाला है उनके साथ, अगर वो न्यूक बनाना बंद नहीं करते, उसके ऊपर वर्क करना बंद नहीं करते, तो वही चीज़ होगा जैसे हुआ था कासिम सुलेमानी के साथ। हम सभी जानते हैं कि कासिम सुलेमानी के साथ क्या हुआ था, उनको मिसाइल अटैक करके मार दिया गया था। अब यहाँ पे मिसाइल अटैक करके कोई पर्टिकुलर आदमी को तो नहीं मारा जाएगा, कोई पर्टिकुलर सेना अध्यक्ष को तो नहीं मारा जाएगा। यहाँ क्या होगा, पूरा का पूरा एक देश को ही बिखेर दिया जाएगा, जैसे कि बिखरा गया था सीरिया को। लेकिन ईरान बोलता है कि जब तक यूएसए उनके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जब तक वे उनको नहीं उठाएंगे, तब तक ईरान यूएसए के साथ कोई भी टेबल पे बैठ के मीटिंग नहीं करेगा, कोई भी समझौते पे नहीं आएगा। ये भी सही बात है। अगर तुम किसी देश के ऊपर इतना सारा सैंक्शंस लगा दिए हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो कभी नहीं करेगा, भले ही वो मर जाए, वो कभी नहीं करेगा। तो यूएसए को ये भी समझना चाहिए। अब अगर ईरान चोरी छुपे मिसाइल बना ही देता है तो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और दोनों ही चाहेंगे कि किसी तरह भी एक दूसरे की इंटरेस्ट को सप्रेस करके, उनको मार के अपना इंटरेस्ट फुलफिल किया जाए। अब अगर यूएन में ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकी जैसा बोल रहा है कि ईरान गवर्नमेंट अभी तक यूएसए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं प्राप्त किए, अगर ये इनका डिनायल हुआ तो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है। वहाँ यूएसए क्या ही करेगा, यूएसए सिर्फ अपना जो न्यूक्लियर नेवल फ्लीट है उसको भेजेगा अरेबियन सी में, और वहाँ से यूएसए हड़काना चालू करेगा ईरान को। अगर फिर भी ईरान अपना काम करता रहा, चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बनाता रहा, तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक यूएसए करेगा, जैसा वो पास्ट में कर चुका है। और इसका कोई तोड़ ऑनेस्टली स्पीकिंग ईरान के पास नहीं है। अगर ईरान इसी तरह अपने न्यूज़ के ऊपर चुपचाप काम करता रहा तो एक दिन तुम ज़रूर देखोगे कि न्यूज़ आया है कि यूएसए से F-35 फाइटर जेट्स उड़ान भरे हैं और वो निकल पड़े हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, और जो ईरान के लिए और उस पूरे रीजियन के लिए एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी होगी। और भले ही तुम यूपीएससी के इंटरव्यू में कैजुअली बैठ सकते हो, लेकिन यूएसए कभी भी कैजुअली किसी कंट्री को अटैक करने नहीं जाता। वो जाता है अपने इस पूरे विशाल नेवल फ्लीट को लेके, जो पूरा का पूरा एक देश को विध्वस्त करके फिर ही वापस आता है। सिर्फ इसकी संख्या को देखो, जस्ट सी द नंबर्स। ये देखो, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके पीछे है ये डिस्ट्रॉयर्स। ये जो लाइन दिख रहे हो ये है डिस्ट्रॉयर्स की लाइन पीछे, और उसके पीछे है फ्रिगेट्स। ऐसा पूरा एक टोली आता है। अल्टीमेटली जब सभी डिस्कशंस का वे बंद हो जाएगा, रास्ता बंद होगा, फिर F-35 के डिक ओपन करके निकलेगा एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो ईरान के लिए बहुत मधुर नहीं होगा। और अब की बार वाला यूएसए का क्रैकडाउन कोई एक पर्टिकुलर आर्मी चीफ या सेना अध्यक्ष के ऊपर नहीं होगा। यूएसए के क्रैकडाउन से मोस्ट प्रोबेबली ईरान के तेहरान जैसा सुंदर शहर, ये सीरिया जैसा शशान भूमि में भी परिवर्तित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे हिसाब से तो ईरान को यूएसए के साथ बातचीत में बैठ जानी चाहिए। अगर ये हुआ कि ईरान यूएस प्रेसिडेंट का लेटर को डिनाई कर रहा है, उनको हटा रहा है और बोल रहा है कि हमको कोई लेटर नहीं मिला, और ये भी डिनाई कर रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट हो चुका है इतने दिनों में कि ये वो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर
काम कर रहे हैं, इनका मेन टारगेट है इजराइल, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनके इस काम से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ट्रिगर्ड होगा और ट्रिगर्ड होगी मिडिल ईस्ट में रहने वाली आतंकी संगठनें भी। इसके बाद अरबिक कंट्रीज और इस्लामिक जो भी कंट्रीज है, कतर, कुवैत, ये सभी किसी ना किसी दिन ये रेस में, न्यूक्लियर वॉर्स के रेस में, न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में लग जाएगा। कोई अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि थ्रेट्स देके एक दूसरे को दबाने के लिए। लेकिन इस चीज से ही उग्रवाद का जन्म होता है और इसी चीज से मिडिल ईस्ट के जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाला वातावरण है वो और भी ज्यादा एक्सकेलेट हो जाएगा, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड रिसेशन में भी जा सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन। बताइए, यूएसए ऑफिशियली सीरिया में, या स्पेसिफिकली बोला जाए कि सीरिया की सिविल वॉर में यूएसए कब ऑफिशियली एंटर किया था लड़ने के लिए? 4 ऑप्शंस है। 22 अप्रैल 2013, 22 मार्च 2014, 22 सितंबर 2014, 22 दिसंबर 2014। क्वेश्चंस की सही उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। आपके देव सर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। जल्दी मिलते हैं नए जनरल स्टडीज और वर्ल्ड अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जानकारी को लेकर, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आलतू फालतू की चीज नहीं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है वही डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं।